हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई अपलोड। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक सिंगल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। शुरू करते हैं अब अपना वीडियो। तो क्लास 11th का केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो चैप्टर 4 है आपका एनसीईआरटी में, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आयनिक बॉन्ड को समझते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमें आयनिक बॉन्ड में, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बॉन्ड शुरू करने से पहले आपको एक बार प्रीवियस वीडियो का ओवरव्यू देती हूँ कि जहाँ पर हमने समझा था बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स हमने समझे थे मेनली आपके 2 टाइप्स के, वन इज़ एटॉमिक बॉन्ड एंड अनदर इज़ मॉलिक्यूलर बॉन्ड। एक आपका मॉलिक्यूलर था और एक आपका एटॉमिक बॉन्ड था। मॉलिक्यूलर बॉन्ड हमने 2 टाइप से समझे थे, एक वॉन डेर वाल और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 टाइप से, एक इंट्रा और एक इंट्रा और इंटर। ये हुई हमारी मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की बात। अब आते हैं एटॉमिक बॉन्ड पर। एटॉमिक बॉन्ड भी हमारे 4 टाइप्स के थे। पहला था हमारा आयोनिक, दूसरा था हमारा कोवेलेंट, तीसरा है हमारा मेटालिक बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है जिसको हम सेपरेट पढ़ेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक, ये कुछ बॉन्ड्स हमें पढ़ने हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो आज हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ बेस्ड होगा आपका आयनिक बॉन्ड्स पर। आज हम समझेंगे आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल एटम ट्रांसफ़र वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू अ नॉन मेटल एटम। आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं? जब एक मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे। किसे ट्रांसफ़र कर दे? किसी भी नॉन मेटल एटम के पास। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे अपना नॉन मेटल एटम के पास, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कहलाता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। ठीक, जैसे हमारे पास NaCl, MgCl2, ये 2 कुछ एग्जांपल हैं आपके सामने आयनिक बॉन्ड के। मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव कैटाइंस। जो आयनिक कंपाउंड्स हमारे फॉर्म होंगे जैसे NaCl, MgCl2, ये आयनिक कंपाउंड्स जो हैं हैव कैटाइंस डिराइव्ड फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट्स। तो इन जो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं इसमें जो कैटाइंस हमें मिला है वो किससे मिलेगा? हमें मेटालिक कंपाउंड से, और एनाइंस मिलेगा हमारा नॉन मेटालिक कंपाउंड से। कैसे? जैसे हमारे पास Na है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और बनाएगा Na+, ये कहलाएगा हमारा कैटाइन। और जो Cl- है वो यही लूज्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक, और बनाएगा हमारा Cl-, ये कहलाएगा हमारा एनाइन। ठीक, तो इस तरह से हमारा मेटालिक एटम से मिलता है हमें कैटाइन और नॉन मेटालिक एटम से मिलता है हमें कैटाइन। अब कुछ आयनिक कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं MgO का एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किन 2 एलिमेंट से मिलकर बना है? Mg और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जो हमारा मैग्नीशियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होगा हमारा 12। कितना एटॉमिक नंबर होगा हमारा? 12। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282, क्या आएगा? 282। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होगा इसका 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बनेगा 2 और 6। अब इसमें मेटालिक एलिमेंट कौन सा है हमारा? मैग्नीशियम, और नॉन मेटालिक है हमारा ऑक्सीजन। तो आयनिक कंपाउंड कब बनेगा? जब एक मेटालिक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कर दे लूज़, इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले कोई भी एक नॉन मेटालिक। तो मैग्नीशियम ने अपने
2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और बनाया Mg+2, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं इनको एक्सेप्ट कर ले हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और बनाया हमारा O-2, और इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा MgO। क्या होगा हमारा MgO और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा हमारा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। वही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 8 और 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 8 और 7, 2, 8, 7। अब मैग्नीशियम यहाँ पर मेटल है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और बनाएगा Mg+। क्या बनाएगा Mg+, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्लोरीन के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे और बनाएगा Cl-। क्या बनाएगा Cl-, और ये Cl- जब Mg+2 के साथ कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे MgCl2, और इनके बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये होगा आयनिक बॉन्ड। यहाँ आपको आयनिक बॉन्ड क्लियर हुआ होगा कि कैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और वही लूज्ड इलेक्ट्रॉन कैसे नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है और बनता है आयनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक, आपके सामने ये कुछ 1 to 20 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, इनके लुईस डॉट डायग्राम आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 1 to 20 है, इन्हें आपको लर्न करना है और अपने नोट मेकिंग में इसको नोट भी करना है। अब देखते हैं कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को। पहला जो सबसे फेमस है, आप सभी ने किया भी होगा छोटी क्लासेस में, सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और क्लोरीन का अगर हम देखें एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो आएगा हमारा 2, 8 और 7। इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम का हम बनाएंगे Na, और इसका हमने एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाया। अब दूसरे कलर का पेन यूज़ करके हम क्लोरीन को दिखाएंगे, और इसके पास हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जब सोडियम ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, ठीक, तो क्लोरीन पर क्या आएगा माइनस चार्ज, तो Na+ और क्लोरीन माइनस, ठीक, और इनके मिलने से बनेगा आपका NaCl। इसी तरह से अब आपको होमवर्क में मैं कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को दे रही हूँ, आप उनको बनाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में ही मुझे आप उनके आंसर भी करिएगा। मैं खुद रिव्यू करूँगी और अगर कहीं मिस्टेक होगी तो वो भी मैं आपको समझा दूँगी। आपको NaCl का मैंने बता दिया, अब आपको इसके साथ बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का और बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का। एक बनाइएगा आप KCl, यही 3 काफ़ी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयनिक कंपाउंड्स में ही एक टॉपिक हमें पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है पहले वो देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड बाय द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के द्वारा
जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जाते हैं या जो इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है वो हमेशा होगी आपकी पॉजिटिव। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑलवेज फाउंड इन पॉजिटिव, हमेशा किस में होगी आपकी पॉजिटिव होगी। ये आपके पास ग्रुप 1, 2 जो कि आपके एस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 1 कहलाता है आपका एल्काइल मेटल्स, क्षारीय धातु, और ग्रुप 2 कहलाता है आपका एल्काइल अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप 1 जो है उसमें आपके आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है दैट इज़ 1। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक, और भी एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 2। अब ग्रुप 3 से जो ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स हैं ये आपके कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें अभी हम समझेंगे बाद में। ग्रुप 12 से 13 तक, उसके बाद आता है ग्रुप 3 से 12 तक। इसके बाद आता है आपका ग्रुप 13। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी आपकी 3। ग्रुप 14 की इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए या तो ये लूज़ करेंगे या ये गेन करेंगे। तो लूज़ या गेन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में से निकालने के लिए या किसी दूसरे एलिमेंट के शेल से 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास लाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इतनी एनर्जी नहीं होती एलिमेंट्स के पास, इसीलिए ये एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। ये किस तरह का बॉन्ड फॉर्म करते हैं? ये करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड समझेंगे तब इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है आपका ग्रुप 15। ग्रुप 15 में होगा आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखें 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 की रिक्वायरमेंट है। तो ये किसी अदर एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 3। ग्रुप 16 पे आते हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 2। ग्रुप 17 के इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1। ग्रुप 18 की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो होता है कंप्लीट, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसलिए ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती है। अब समझते हैं डी ब्लॉक्स में जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक हैं आपके, इनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है, बदलती रहती है। कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कहीं आपको 4 देखने को मिलेगी। इवन जो ऑस्मियम है आपका ग्रुप डी के ही, ग्रुप डी में ही है ओस्मियम, इसकी वैलेंसी 8 तक होती है। तो किसी कंपाउंड, किसी एलिमेंट के साथ ये जब कंपाउंड बनाता है तो 8 तक वैलेंसी शो कर देता है। तो इसीलिए जो ग्रुप डी है उनकी वैलेंसी होती है वेरिएबल। जैसे आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है आयरन का, Fe का, ये +2 और +3 दोनों ही वैलेंसी शो करता है फेरस और फेरिक फॉर्म में। क्लियर? अब आते हैं फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं या एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व क्या हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्म होने में, उन्हें समझते हैं। अब हमें क्या क्या फेवरेबल कंडीशन चाहिए? पहली कंडीशन है कि हमारे पास होना चाहिए एक मेटल। ठीक, अब ये मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और बनाएगा कैटाइन। ठीक, अब इस कैटाइन के बनने में क्या चाहिए होती है? अब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, उसके द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक, और जो नॉन मेटल है वो ये जो लूज्ड इलेक्ट्रॉन है मेटल का, इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? आपका कैटाइन बनाएगा। ये क्या बना आपका? कैटाइन।
सॉरी ये बनेगा आपका एनाइन। क्या फॉर्म होगा आपका? एनाइन। अब एनाइन के बनने में क्या होगा? एनर्जी होगी रिलीज़। मेटल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और नॉन मेटल एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक, अब जब ये मेटल का कैटाइन और नॉन मेटल का एनाइन मिलकर बनाते हैं आपका आयनिक कंपाउंड। क्या बनाएंगे मिलकर? आपका आयनिक कंपाउंड। ठीक, ये जो कंडीशंस हैं आपके सामने क्लियर हुई। मेटल होना चाहिए और मेटल ऐसा जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके, नॉन मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल ऐसा जो लूज्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और ये दोनों ही मेटल और नॉन मेटल से जो कैटाइन और एनाइन फॉर्म हुए हैं ये बनाए मिलकर आयनिक कंपाउंड। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। आपके सामने एक क्वेश्चन है विच इज़ मोर आयनिक। ये आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है और पूछा है कि ये जो एग्जांपल है इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक क्या होगा। तो कभी भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होगा, कौन सा कंपाउंड कम आयनिक होगा, तो उसके लिए दो ही चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि आयनिक होने के लिए मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, धातुए गुण और अधातु गुण दोनों ही क्या होने चाहिए आपके? हाई, ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो कंपाउंड मोर आयनिक होगा। अब आपके सामने एग्जाम्पल है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड का। ठीक, इसमें जो मेटल है वो सेम है। ठीक, तो यहाँ मेटल से हमें मतलब नहीं। अब आते हैं नॉन मेटल पर। नॉन मेटल क्या है आपके? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ग्रुप 17 को। और ग्रुप 17 में जब हम अप टू डाउन जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनका सीक्वेंस क्या रहेगा? Na is less ionic than NaCl. NaCl is less ionic than NaBr and NaBr is less ionic than NaI. ये इनका रहेगा सीक्वेंस। ठीक, अब आते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो फिज़िकल स्टेट में रहेंगे। फिज़िकल स्टेट क्या होगी उनकी? सॉलिड। मतलब आयनिक कंपाउंड्स कैसे होंगे आपके? सॉलिड होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी मेटालिक पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि सॉलिड हैं इसीलिए उनकी जो मेटालिक पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वेरी हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। थर्ड आते हैं कंडक्टिविटी पर। कंडक्टिविटी मतलब चालकता, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। जितने भी सॉलिड होंगे वो आपके बैड कंडक्टर्स होंगे। क्यों होंगे बैड कंडक्टर्स? क्योंकि इनमें आयंस आर नॉट फ्री। आयंस फ्री नहीं होंगे। जब आयंस फ्री नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इसीलिए वो कहलाते हैं आपके बैड कंडक्टर्स। बट अगर ये मॉल्टन स्टेट में, ये गलित अवस्था में या एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय अवस्था में मिले, अगर हम इसे पानी में घोल दें या मॉल्टन कर दें तो ये गुड कंडक्टर्स हो जाते हैं, ये अच्छे चालक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस को मूव करने के लिए जगह मिल जाती है, वो फ्री हो जाते हैं। ठीक, फोर्थ है आपका आइसोमेरिज्म। ये आपके लिए एक नया टर्म होगा यहाँ पर, आइसोमेरिज्म। बहुत डिटेल में हम इसको भी समझेंगे आने वाली लेक्चर्स में जब आप पढ़ेंगे। तो आइसोमेरिज्म में एक सिंपल चीज़ याद रखिए, आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा सेम, पर फ़र्क क्या रहेगा इनमें? इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दे आर नॉन डायरेक्शनल। इनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ये इनका कोई फिक्स
जगह नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं शो करते हैं ये, इसीलिए ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आप सिंपली याद रखिए अपने सिलेबस के हिसाब से कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या है ये आपको आगे की क्लासेस में पता चल जाएगा, आपके सिलेबस में है, इसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़ है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म होता है, एक होता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, जो 3D स्ट्रक्चर अगर हम किसी भी सॉलिड का बनाते हैं तो वो होता है सेम 3D स्ट्रक्चर होता है, सेम फॉर्मूला होता है और इनका साइज़ भी नियरली सेम होता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, जैसे एग्जांपल आपका NaCl और MgCl, NaCl और MgCl जो अब यहाँ पर बने किस किस चीज़ से हैं, ये Na और Cl से, और दूसरा बना है Mg और Cl से। इसमें जो नॉन मेटालिक है वो सेम है। अब आते हैं मेटल में, इसमें सोडियम है और इधर है आपका मैग्नीशियम। एक तरफ सोडियम है और एक तरफ आपका मैग्नीशियम। जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक, मतलब पास पास हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक में देखेंगे तो सोडियम और मैग्नीशियम पास पास हैं। ये 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर और मैग्नीशियम का होता है 12। मतलब ये अगर हम पीरियड में ऐसे जाएंगे लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो जस्ट बाद में आता है, सोडियम के जस्ट बाद में मैग्नीशियम आता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो बिल्कुल पास पास हैं पीरियोडिक टेबल में वो आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। और अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये थोड़े दूर रहते हैं। ठीक, इसकी वजह से कुछ कंपाउंड्स आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक, आइसोमेरिज्म और आइसोमॉर्फिज्म अभी छोटा सा इंट्रो दिया है मैंने, बाकी डिटेल में हम इसको ज़रूर से डिस्कस करेंगे। क्लियर? और जो लास्ट चीज़ है आज आपके लिए वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब आयनिक कंपाउंड्स किस तरह की रिएक्शंस शो करते हैं। तो जो आयनिक रिएक्शन होती हैं, जो आयनिक रिएक्शन होंगी वो आपकी वेरी फास्ट, बहुत तेज़ रिएक्शंस होती हैं। आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब रिएक्शन होने की, कोई भी अभिक्रिया होने की जो दर है, किस स्पीड से किस दर से वो रिएक्शन हो रही है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आयनिक रिएक्शंस में ये बहुत ही फास्ट होती हैं, क्योंकि अब जैसे हमारे पास NaCl है ये एक्वस में है और AgNO3 है। ये दोनों ही, ये AQU जो आप देख रहे हैं ये होता है एक्वस के लिए यूज़, मतलब ये मॉल्टन स्टेट में है, ये घुलित अवस्था में है, पानी में घोला क्या है NaCl और AgNO3 को। ये दोनों ही आयन से मिलकर बनी है, आयनिक कंपाउंड्स हैं दोनों ही। तो ये रिएक्शन जब करेंगे आपस में तो बनाएंगे AgCl और NaNO3। ये इतनी फास्ट होती है कि आप विद इन अ सेकेंड ये रिएक्शंस हो जाती हैं। और यहाँ पर AgCl का PPT मिलता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब ये कुछ सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है। और जो NaNO3 होगा वो हमारे पास एक्वस स्टेट में रह जाता है। दूसरी चीज़ आती है इसमें सॉल्युबिलिटी की, घुलनशीलता की। जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं, मतलब कि पानी में घोलकर ही हम कोई भी आयनिक रिएक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, जब वो मॉल्टन स्टेट में होगा तभी वो उसके आयंस जो होंगे वो मूव कर पाएंगे, इसीलिए वो सॉल्युबल होना ज़रूरी है। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। ये चीज़ भी हम अभी इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है या सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, डिपेंड करती है किसी भी कंपाउंड की हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी पर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, ये ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई भी वीडियो आप उठा के देख लें। आप जब तक इन वीडियोस को सीक्वेंस में नहीं देखेंगे, जैसे मैंने जो थंबनेल है उसमें लिख रखा है L1, L2, L3, जब तक आप सीक्वेंस में नहीं देखोगे तब तक आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक टॉपिक हर दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो जब तक आपको प्रीवियस का क्लियर नहीं होगा, प्रीवियस वीडियोस में जो बताया गया है वो क्लियर नहीं होगा, तो आप ये नहीं समझ पाओगे। और जब तक आप ये नहीं समझोगे तो आने वाले लेक्चर्स भी आपको समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि आप सीक्वेंस से सारी वीडियोस देखें, 1 बाय 1 देखें।
ठीक, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 30 मिनट्स की। आप क्लास में भी बैठते हो तो 30 मिनट से 45 मिनट्स का आपका एक लेक्चर होता ही है। तो उसी सीक्वेंस में आप देखें, टाइम टेबल के साथ देखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।